मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम और मैं यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। और सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से फ़िज़िकल क्लासेस पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं। तो बेटे आप घर बैठ के लेक्चर सुने अच्छे तरीके से, लेक्चर्स को नोट ज़रूर कीजिएगा और कोशिश करें कि जो लेक्चर आप सुने आप उसे तैयार करते जाएं, साथ साथ आपके लिए आसानी होगी बाद में। दूसरे नंबर पे बेटा आप घर पे रहें, सेफ़ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ़ रखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना लेक्चर। लास्ट टाइम हमने मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की डेफिनेशन पे अपना लेक्चर कंप्लीट किया था। तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से आप 3 काम कर सकते हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एक तो आप एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज मालूम कर सकते हैं। कैसे? ऑन एक्स एक्सिस। अगर वो लेक्चर आपने नोट किया तो वो काइंडली ज़रा ओपन करके सामने भी रखिएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? बाय काउंटिंग नंबर ऑफ पीक्स। आप नंबर ऑफ पीक्स देखें कितनी बन रही है, उतने ही आइसोटोप्स बनेंगे। ये डिस्कशन लास्ट में मैं आपसे जो है वो ग्राफ मिलेगा, सारी चीज़ें वहाँ से आपको समझ भी आएंगी लास्ट में। तीसरे नंबर पे मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स की अबंडेंस भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? बाय हाइट ऑफ पीक। बेटा ये 3 इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ओपन करके अपने सामने ज़रूर रखिएगा। बाकी लेक्चर आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। फिर हमने मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की डेफिनेशन डिस्कस की। मैंने आपको कहा कि जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैस ओनली, ठीक है। तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री मैंने आपसे कहा कि टेक्निक जिसमें आप एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज मेजर कर सकते हैं। इट्स अ टेक्निक with which we can calculate exact masses of different isotopes is called mass spectrometry। डेफिनेशन इसकी हो गई थी, मैंने टिक कर दिया यहाँ पे। आज हम बेटे नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। आपकी बुक इस टॉपिक को मैस स्पेक्ट्रोमीटर से ही स्टार्ट करती है, तो बेटा आप भी जरा साथ साथ रहिएगा। एक बात आपने याद रखनी है, हर वो डिवाइस जिसके आखिर में मीटर आ जाए इसका मतलब वो मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, जिसके लास्ट में मीटर आ जाए। फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। एम मीटर जिसे आप एम्पेयर मीटर भी कहते हैं तो एम्पेयर मेजरिंग डिवाइस है। ओहम मीटर रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है। आपकी बाइक के आगे मीटर लगा है तो वो स्पीड को मेजर करता है, ठीक है। इसी तरह घर के बाहर गैस का मीटर लगा है तो वो यूनिट मेजर करता है गैस के कि कितनी गैस आपने इस्तेमाल की। तो इसी तरह स्पेक्ट्रोमीटर, इसका मतलब ये भी कोई मेजरिंग डिवाइस ही है। बिल्कुल हाँ, स्टार्ट में भी बता दिया कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर ये मैसेज को कैलकुलेट करेगी। तो मैं इसको कुछ इस तरह डिफाइन करूंगा। मीटर बेसिकली ये आपके पास एक डिवाइस है, तो मैं इसे कुछ इस तरह लिखूंगा कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस जिसे आपने इस्तेमाल किया किस पर्पस के लिए? यूज टू कैलकुलेट नहीं लिखना, डिटरमिन लिख दें, ठीक है। द एग्जैक्ट मैसेज of different isotopes, exact masses of different isotopes किसके? of an element। देखिए बेटे हम अभी तक इस स्टेज पे होते हैं कि हम डेफिनेशन तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन हम डेफिनेशन के तमाम वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हाँ, डेफिनेशन हमें बड़ी अच्छी तरह हमने याद कर ली कि हम बोलते हैं और हमारे जो है वर्ड्स खुद ब खुद टंग पे आते जाते हैं। तो आपने वर्ड्स को समझना भी है। साथ उन्होंने कहा कि ये डिवाइस है
जिसे आप इस्तेमाल करेंगे मालूम करने के लिए एग्जैक्ट मैसेज किसके, आइसोटोप्स के, डिफरेंट आइसोटोप्स के ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन के 3, कार्बन क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, कार्बन के 3 डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, 612, 613, 614। लेट्स सपोज हमें उनके मैसेज नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। अब उन आइसोटोप्स के मैसेज को जिस डिवाइस की मदद से इस्तेमाल किया गया, दैट डिवाइस इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है बेटे। अब ये जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, सबसे पहले हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप्स है मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। तो मैं यहां पे ही लिख देता हूं, जरा साथ साथ रहिएगा काइंडली। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की टाइप्स को बेटे डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैं यहां पे उनके नाम लिखता जाऊंगा, आप भी बेटे साथ साथ नोट कीजिएगा। सबसे पहले वो कहते हैं जी कि एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, और मैस स्पेक्ट्रोमीटर के लिए मैं m.s लिख दूंगा। नेक्स्ट वन इज डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। जी मैं दोबारा लिख रहा हूं इसे, डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एंड थर्ड टाइप इज मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, और तीसरी टाइप जो मैंने आपसे डिस्कस की दैट इज मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो तीनों ही अगर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है तो तीनों में डिफरेंस क्या है। देखें, शुरू में जो हम कंप्यूटर यूज करते थे, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट कंप्यूटर देखें तो कंप्यूटर के बैक जो साइड थी, जो तकरीबन वो इतनी ज्यादा थी कि एक छोटे कमरे को वो जो है वो कैरी कर सकते थे। उसके बाद में जो कंप्यूटर आना शुरू हुए 2000 में, 90s में, 2000 में, वो जो कंप्यूटर थे उनका जो बैक पोर्शन था वो इतना बड़ा नहीं था, स्लिम कर दिया गया। मतलब ये कि कंप्यूटर को बेहतर बना दिया गया। आज जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो बेसिकली एक एलईडी की फॉर्म में है। तो इसका मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजों को बेहतर कर दिया गया। इसी तरह स्टार्ट में एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर बनाया गया, उसमें कुछ कमियां थी, उसके बाद उन कमियों को कम करने के लिए दोबारा किसी ने मैस स्पेक्ट्रोमीटर इंट्रोड्यूस करवाया, और उससे भी बेहतर बनाने के लिए जो आज हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन दोनों से बेहतर है। ठीक है, तो तीनों में फर्क क्या है जरा साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर इंट्रोड्यूस करवाया गया दैट वाज एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तीनों में फर्क बेटा सैंपलिंग का होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। सैंपलिंग क्या है, मतलब आपने जिस एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज मालूम करने हैं, उस एलिमेंट को आप इस डिवाइस में फीड करेंगे। अब वो एलिमेंट किस जो है वो स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैसियस स्टेट में है, इट इज कॉल्ड सैंपलिंग, कि आप किस स्टेट में सैंपल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं डिवाइस में। तो अब सैंपलिंग देख लेते हैं कि एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो सैंपलिंग हम करते थे, मतलब जो सैंपल है हमारा उसे डिवाइस में फीड करते थे, तो सैंपल वाज ऑलवेज इन गैसियस स्टेट। इसका मतलब यह हुआ कि एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर से हम सिर्फ उन एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज मालूम कर सकते हैं जो एलिमेंट गैसियस स्टेट में होंगे। इसका मतलब लिक्विड और सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के जो है वो डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज हम मालूम नहीं कर सकते एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर से। तो इसका मतलब यह हुआ कि एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर का ये एक ड्रॉबैक था, ये उसकी लिमिटेशन थी। तो हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके भी आइसोटोप्स मालूम करने के लिए फिर नया जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर इंट्रोड्यूस करवाया गया दैट वाज
डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो सैंपल हम इंट्रोड्यूस करवाते थे वो सैंपल सॉलिड स्टेट में भी था, लिक्विड स्टेट में भी होता है और गैसियस स्टेट, किसी भी स्टेट में सैंपल हो सकता है। आप सैंपल इंट्रोड्यूस करवाएं और मैस स्पेक्ट्रोमीटर आपको रिजल्ट्स देगा। ठीक है, मैं इसे कंप्लीट लिख देता हूं, कहीं आप ये नहीं समझें कि सर ने पता नहीं सल्फर लिख दिया। खैर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब रिजल्ट्स तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स इतने ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं हैं, या जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं मे बी वो किसी ऐसी फॉर्म में है जिन्हें रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस थोड़ी सी जो डिफिकल्टी रहेगी रिजल्ट्स में, इसे बेहतर बनाने के लिए फिर नया मैस स्पेक्ट्रोमीटर बनाया गया, जिसे मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर का नाम दिया गया। ये था क्या, आपने रिजल्ट्स को सिर्फ बेहतर करना था। डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर रिजल्ट जरूर दे रहा है, तो आपने क्या किया, डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो था, आपने इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर के साथ एक एम्पलीफायर लगा दिया। एम्पलीफायर जो कि रिजल्ट को एम्पलीफाई करेगा, बढ़ा देगा, और इस एम्पलीफायर के साथ आपने एक डिस्प्ले डिवाइस लगा दी, जिसे रिकॉर्डर का नाम दे दिया। ये रिकॉर्डर एक डिस्प्ले डिवाइस है, मे बी अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही आपको रिजल्ट बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के साथ एम्पलीफायर और रिकॉर्डर लगा दिया तो ये आपके पास मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर बन जाएगा। तो बेटे अब इसके साथ साथ ये तो टाइप्स थी मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। अभी तक हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन को देखा और मैस स्पेक्ट्रोमीटर की टाइप्स को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, या इसी टॉपिक में जो मैं हेडिंग बनाऊंगा, दैट इज प्रिंसिपल, कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली काम करता है। तो प्रिंसिपल क्या है मैस स्पेक्ट्रोमीटर का? प्रिंसिपल में आपने वही चीजें लिखनी है जिनके अकॉर्डिंगली मैस स्पेक्ट्रोमीटर काम कर रहा है, कि सबसे पहले सैंपल के साथ क्या होगा, सेकेंडली क्या होगा, थर्डली क्या होगा, और उन चीजों को डिफाइन करते हुए हम सारे मैस स्पेक्ट्रोमीटर को भी बाद में डिफाइन करेंगे। तो प्रिंसिपल में सबसे पहले कहता है जी कि जो सैंपल आप इंजेक्ट करते हैं, तो सैंपल आपने इंजेक्ट किया, सबसे पहले इस सैंपल को आप आयोनाइज करते हैं, या आप इस तरह लिख लें कि सबसे पहले आप सैंपल को वोलेटिलाइज करेंगे, सैंपल के वेपर्स बना देंगे। पहले नंबर पे हम सैंपल को वेपर्स फॉर्म में लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद हम सैंपल को आयोनाइज करेंगे। आयोनाइज करने के बाद हम सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारने के बाद जो रिजल्ट्स होंगे, उन रिजल्ट्स को हम देखेंगे ऑन रिकॉर्डर, और ये जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे ये इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ होंगे, और वो ग्राफ मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा बाद में। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है मैस स्पेक्ट्रोमीटर का। तो बेटा इसके साथ ही हम विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम वर्किंग को डिस्कस करेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग क्या है, किस तरह मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो काम करता है। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में डिफरेंट सेल्स हैं। मैं नेक्स्ट बोर्ड पे डायग्राम भी बनाऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहे। साथ साथ मैस स्पेक्ट्रोमीटर में डिफरेंट सेल्स हैं, हम बारी बारी बताते जाएंगे कि किस सेल में क्या काम हो रहा है। अब सबसे पहले तो आप बताएंगे कि वोलेटिलाइजेशन चैम्बर, कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहला जो सेल है दैट इज वोलेटिलाइजेशन लिख लें, वेपराइजेशन लिख लें, बेटे आपकी मर्जी है, जैसे आपको बेहतर लगे आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया वेपराइजेशन चैम्बर। ले जी, वेपराइजेशन चैम्बर हम कब इस्तेमाल करते हैं? अगर तो हमारे पास सैंपल ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है
तो इसका मतलब हमें इस चैम्बर पे काम करने की जरूरत नहीं है, सैंपल को डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेज पे भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर सैंपल सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो इट मींस कि आपको सैंपल को गैसियस स्टेट में लेकर जाना है। तो सैंपल को गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए वेपराइजेशन चैम्बर में एक हीटर अपना काम करता है और वो सॉलिड या लिक्विड के वेपर्स बना देता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि सैंपल को आपने कन्वर्ट किया किसमें, वेपर्स में। ठीक है, सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। इस सेल में, इस चैम्बर में आपने सैंपल को वेपर्स में कन्वर्ट किया। अब वेपर का कुछ प्रेशर भी होगा ऑब्वियसली। आपने जो वेपर प्रेशर रखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं जी कि वेपर प्रेशर आप कितना रखेंगे सेल में। वेपर प्रेशर आप रखेंगे 10⁻⁻⁻6 to 10⁻⁻7 टॉर। चीज़ों को बेटे ज़रा गौर से देखते जाइएगा। मैं नेक्स्ट बोर्ड पे डायग्राम भी बनाऊंगा और मैं ये जो सेल्स में डिस्कस कर रहा हूँ इन सेल्स को डायग्राम में भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया वेपराइजेशन चैम्बर को। वेपराइजेशन चैम्बर के बाद नेक्स्ट आपके पास जो सेल आएगा दैट इज आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर में आप क्या करेंगे, बाय हेडिंग ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो वेपर्स आपने बना दिए, आप इन वेपर्स को आयोनाइज करेंगे। दोबारा सुन लें, सैंपल है क्या, सैंपल कोई भी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है। आपने मालूम करना है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने हैं और उनके मैसेज क्या क्या हैं। तो आप हाइड्रोजन की एक वेड अमाउंट आप क्या करते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीटर में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब हाइड्रोजन में H11 भी होगा, H21 भी, H31 भी। तो हमने यही काउंट करना है कि एक्चुअली उन आइसोटोप्स के मैसेज क्या हैं और उनकी अबंडेंस क्या है, नंबर ऑफ आइसोटोप्स क्या हैं। तो जिस एलिमेंट के आइसोटोप्स आप मालूम करने जा रहे हैं वो सैंपल है। तो सैंपल को सबसे पहले वेपर्स में कन्वर्ट किया। अब ये जो वेपर्स हैं यानी कि डिफरेंट मैसेज वाले आइसोटोप्स हैं, अब आपने इन वेपर्स यानी कि आइसोटोप्स को आयोनाइज कर देना है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि वेपर्स आर आयोनाइज्ड। वेपर्स आर आयोनाइज्ड। आपने आयोनाइज कर दिया। आयोनाइज करेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया, तो इट मींस आपने पॉजिटिवली चार्ज आयन बना दिए। आपने पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो हैं वो जनरेट करवा दिए। ये काम आप करते कैसे हैं, ये काम आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। बाय टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट क्या है, हम फिजिक्स में टंगस्टन फिलामेंट को हम इलेक्ट्रॉन गन भी कहते हैं। अगर हम टंगस्टन फिलामेंट को हीट करें तो ये फिलामेंट क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, जिसे आप थर्मियोनिक में 10th क्लास में भी आप पढ़ के आ चुके हैं। तो ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होंगे अपने रास्ते में पड़े हुए वेपर्स को यानी कि आइसोटोप्स के साथ टकराएंगे और उनके इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे। तो इट मींस के ये आइसोटोप्स को क्या करते जाएंगे, आयोनाइज करते जाएंगे। ठीक है, तो बेटा यहां तक तो उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आयनाइजेशन चैम्बर भी हो गया। आयनाइजेशन चैम्बर के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चैम्बर आएगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, जरा बात को गौर से सुनते जाइएगा। आपने पॉजिटिवली चार्ज आयन जनरेट करवा लिए। अब आप ये चाहते हैं कि ये आयन्स मूव भी करें। तो आयन्स को मूव करवाने के लिए आप किस चीज की हेल्प ले सकते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज आयन है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। तो इट मींस के हम विद इन
मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट बनाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से होगा क्या कि नेगेटिव प्लेट की तरफ ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बने ये मूव करेंगे। जब आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे तो आयंस मूव करेंगे, और यही हम चाहते थे कि आयंस मूव करें। बड़े मैं डायग्राम बनाऊंगा, जरा साथ साथ रहिएगा। सबसे पहले तो इनलेट आपने दिखा देनी है कि लेट्स सपोज इट इज द इनलेट ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर यहां पे बेटे आपने एक टंगस्टन फिलामेंट बना देना है कि टंगस्टन फिलामेंट क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो यहां पर पड़े हुए आइसोटोप्स के साथ टकराएंगे और आइसोटोप्स को आयोनाइज करते जाएंगे। आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने दो प्लेट्स बनानी है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। तो बेटे ये मैंने एक पहली प्लेट बना दी और इस प्लेट को मैं नेगेटिव प्लेट का नाम दे देता हूं, और ये जो नेगेटिव प्लेट है आप देख रहे हैं कि ये परफोरेटेड है, मतलब इसमें सुराख है, और हर नेगेटिव का एक पॉजिटिव भी होगा। तो इसका पॉजिटिव आपको बुक में यहां पे दिखाई देगा। तो इसे मैं पॉजिटिव का नाम दे रहा हूं बेटे, और ये नेगेटिव प्लेट होगी, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, यहां पे आपने एक वैक्यूम पंप भी रख देना है। क्यों? क्योंकि जब आप वेपर्स बनाएंगे तो उन वेपर्स का वेपर प्रेशर भी एडजस्ट करना है, तो उनका प्रेशर एडजस्ट करने के लिए आपने यहां पे एक वैक्यूम पंप भी बना दिया। अब नेक्स्ट आप दो स्लिट्स बनाएंगे। स्लिट्स क्या है? जब भी आपने किसी भी पार्टिकल्स की एक बीम लेनी है, एक स्ट्रेट असेंबली लेनी है, तो स्ट्रेट असेंबली को हासिल करने के लिए हम स्लिट्स लगा देते हैं रास्ते में। होगा क्या कि हर तरफ से आयंस आ रहे होंगे, लेकिन सिर्फ वो आयंस आगे जाएंगे जो इन स्लिट्स में से गुजरेंगे, बाकी आयंस यहां पे रोक दिए जाएंगे। ठीक है, इन स्लिट्स के बाद आपने क्या करना है, आपने मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवा देनी है। ले बेटे मैं साथ साथ यहां पे बनाता भी जाऊंगा डायग्राम। आपने मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवा देनी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आपके पास दो मैग्नेट होंगे, एक आपके पास जो है वो नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। बुक में मेंशन नहीं किया कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, तो आपको भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट मैग्नेटिक फील्ड बनाएं और आगे चलते जाएंगे जी। लेट्स सपोज दीज आर टू मैग्नेट्स, जिनमें से एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। आप भी इसी तरह के दो मैग्नेट बनाएंगे जिनमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर होगा। इलेक्ट्रोमीटर क्या है मैं साथ साथ बेटे आपको डिस्कस करता जाऊंगा आपके साथ। नेक्स्ट आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमीटर भी बना देंगे, उस इलेक्ट्रोमीटर पे आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट बेटे देखते जाइएगा जरा साथ साथ। मैंने मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया, ये जो मैंने प्लेट बनाई इससे मैंने इलेक्ट्रोमीटर का नाम दिया। ये आपके पास रास्ते में दो स्लिट्स हैं, ये टंगस्टन फिलामेंट है, वैक्यूम पंप, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और ये इनलेट है जहां से आप सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये बेटे डायग्राम थी आपके पास किसकी जी, मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। अब यहां से हम नेक्स्ट जो काम हमने छोड़ा था नेक्स्ट हम यहां से स्टार्ट करते जाएंगे।
हमने अभी तक डिस्कस किया था कि वेपराइजेशन चैम्बर के बाद हमने आयोनाइजेशन चैम्बर डिस्कस किया। मैंने कहा कि टंगस्टन फिलामेंट को आप इस्तेमाल करेंगे आयोनाइजेशन के लिए और आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बेसिकली आयोनाइजेशन चैम्बर के केस में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आ जाएगी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या आप इसे एक्सेलरेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही आयंस को एक्सेलरेट करना है। अब होगा क्या कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड या एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, कितना जी 500 to 2000 वोल्ट। बेटा ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा भी गया एक बार, आपको ये वैल्यू एग्जैक्ट याद होनी चाहिए कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हैं इस नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के दरमियान। दूसरे नंबर पे आपने बताना है कि नेगेटिव प्लेट या नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है वो क्या है, इज परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब क्या होगा, जिसमें सुराख होंगे, ठीक है, जिसमें होल्स होंगे। अब होगा क्या कि यहां पे जो आयंस बनेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है। इन आयंस को ये नेगेटिव चार्ज प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब आयंस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हैं, उन्हें नेगेटिवली चार्ज आयंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, उन्हें नेगेटिवली चार्ज प्लेट मिल रही है, तो आयंस चाहेंगे कि जितना जल्दी हो इस प्लेट के साथ जाके स्टिक हो जाएं, चिपक जाएं। अब आयंस बड़ी खुशी से भागते भागते इस तरफ जाते हैं, लेकिन जब प्लेट के पास पहुंचते हैं तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट में क्या है, होल्स हैं। तो वो प्लेट के साथ स्टिक होने के बजाय इन होल्स में से पास करके आगे चले जाते हैं। तो इट मींस कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने आयंस को मूव करा दिया, स्पीड बढ़ा दी, और फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि स्पीड का बढ़ जाना ही एक्सेलरेशन है। तो इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने आयंस को एक्सेलरेट करवा दिया। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेटे देखें, मैंने बताया कि कितना पोटेंशियल आपने जो है वो अप्लाइड किया। नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है वो परफोरेटेड है और आयंस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करते हैं और पास कर जाते हैं और इस तरह एक्सेलरेट हो जाते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि पॉजिटिवली चार्ज आयन पास थ्रू नेगेटिव प्लेट, के इस नेगेटिव प्लेट में से मूव कर जाते हैं एंड एक्सेलरेट, और एक्सेलरेट कर गए। अब जब वो एक्सेलरेट कर गए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आपके पास दो स्लिट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं यहां पे लिख दूंगा कि स्लिट्स आर प्लेस्ड, कि आपने स्लिट्स रखी किस पर्पस के लिए, टू प्रोड्यूस, कि आप प्रोड्यूस करें क्या, अ बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस, कि आप ये जो आयंस बने आप इनकी एक बीम प्रोड्यूस कर लें। अब बेटे थोड़ी सी आपने इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना है कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन किन के बन रहे हैं, ये आइसोटोप्स के बन रहे हैं। ठीक है, अब देर आर डिफरेंट आइसोटोप्स डिफर ही मैस की वजह से करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन को एज सैंपल लिया तो हाइड्रोजन में 3 तरह के जो हैं वो आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम, H11, H12, H13। अब तीनों के मैसेज डिफरेंट हैं, तो तीनों के जब आइसोटोप्स के पार्टिकल आयनाइज होंगे तो उनके मैसेज जो हैं वो तीनों की m/e वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं
के आयंस या पॉजिटिवली चार्ज आयन हैव डिफरेंट E/m वैल्यू। बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि ये जो आपके पास आयंस बने इनकी E/m वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सेलरेटर था। नेक्स्ट आपके पास जो हेडिंग आएगी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं चाहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहां से ही इरेज करूं और यहां पे ही डिस्कस कर दूं ताकि डायग्राम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। चलें बल्कि यहां पे लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो बेटा नेक्स्ट देखिएगा जरा, मैग्नेटिक फील्ड है जी नेक्स्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, आपने यहां से सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया, सैंपल को आपने आयोनाइज करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने सैंपल को एक्सेलरेट कर दिया, स्लिट्स ने जो आयंस बने उनकी एक स्ट्रेट बीम प्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, अब वो बीम जब यहां से आएगी इस जगह पे तो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेगी। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अब इसके लिए आपको अपना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है तो वो अपने स्ट्रेट पाथ में नहीं मूव करता बल्कि सर्कल में मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, आपने इससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करेगा बल्कि वो सर्कल में मूव करना शुरू कर देता है। उसके पीछे डिफरेंट रीजंस हैं कि एक एक्सटर्नल और एक पार्टिकल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, दोनों ओवरलैप करती हैं। वो खैर मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जब भी किसी पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे तो वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। यहां पे आपने कोई गैस ली, गैस के मॉलिक्यूल्स थे या एलिमेंट के फॉर एग्जांपल एटम्स थे, आपने उन एटम्स को आयंस में कन्वर्ट किया, फिर आपने उन आयंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो है वो एक्सेलरेट करवाया, वो आयंस सारे के सारे मूव करना शुरू हो गए। आपने क्या किया, आपने एक स्ट्रेट बीम लेने के लिए स्लिट्स में से पास करवाया आयंस को। अब एक स्ट्रेट बीम आपके पास आयंस की आ चुकी है। अब ये आयंस जब इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे तो आयंस चार्ज पार्टिकल हैं और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे तो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देंगे। और जब सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो उनके सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, हर सर्कल का एक रेडियस होता है। अगर आयंस इस सर्कुलर, इस कर्व्ड पाथ में मूव करना शुरू कर दिया तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस डिपेंड करेगा आयंस के मैसेज पे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें किसी रोड के कॉर्नर पे अगर किसी ट्रक ने गुजरना है, ट्रक का मैस ज्यादा है तो ट्रक को जरा लंबे सर्कुलर पाथ पे होके मोड़ काटना पड़ेगा। अगर किसी कार ने गुजरना है, कार का मैस ट्रक से थोड़ा सा कम है तो कार इतने लंबे रास्ते से मोड़ नहीं काटेगी बल्कि ट्रक के मुकाबले में उसका जो सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस कम हो जाएगा। और अगर आप बाइक में हैं, आपका मैस बहुत कम हो गया, आपने कट लेना है तो आप बड़ा इजीली बड़े कम सर्कुलर पाथ पे आप मूव करके जा सकते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, किसी आइसोटोप का मैस ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का बहुत ही कम है। तो वो आइसोटोप्स जिनके मैसेज ज़्यादा हैं वो आइसोटोप भी सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे लेकिन उनके सर्कुलर पाथ का रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। वो आइसोटोप जिनके मैसेज कम है वो ज़रा पास गिरेंगे, वो आइसोटोप जिनके मैसेज सबसे कम है वो और भी पास गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह जो आइसोटोप्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में आके सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को आप सेपरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है, या आप इसे एनालाइजर भी कह सकते हैं। सारे नाम मैग्नेटिक फील्ड के मौजूद हैं, आप तीनों नाम दे सकते हैं।
अब होगा क्या, वो कहता है जी कि आयंस पासिस थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिवली चार्ज आयन passes through मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं एंड डिफ्लेक्ट टू अ कर्ड पाथ, और एक कर्ड पाथ पे डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। और ये जो कर्ड पाथ है इसका रेडियस डिपेंड करता है इन आयंस की m/e वैल्यू पे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि वूज रेडियस, किसका रेडियस, जिस कर्ड पाथ पे आयंस ने मूव करना शुरू कर दिया उस कर्ड पाथ का रेडियस डिपेंड करेगा upon m/e वैल्यू। और m/e वैल्यू को मैथमेटिकली हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि m/e इक्वल होगा h² r² बाय 2e। यहां पे h क्या है, h इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे r क्या है, r रेडियस है कर्ड पाथ का, यहां पे E क्या है, यहां पे E है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटे इसका मतलब देखें, आप यहां पे एक चीज देखिएगा कि मैस और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि अगर आपने ज्यादा मैसेज वाले आइसोटोप्स हैं तो वो जिस सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे उस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो कम हो जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो सर्कुलर पाथ का रेडियस भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो बेटे फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही हो पाएगा, ठीक है। आपने दोबारा से देखना है, मैंने मैस स्पेक्ट्रोमीटर स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया कि वोलेटिलाइजेशन चैम्बर है, फिर आयोनाइजेशन चैम्बर है। वोलेटिलाइजेशन चैम्बर किस तरह, आयोनाइजेशन चैम्बर में जो वोल्टेज हैं वो आप क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में बेटे आपने ये फार्मूला जो है वो ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह जो बाकी हमारा पोर्शन है वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इसे अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, आपको बुक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देगी जो आपको अपने नोट्स इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बेटा स्टे एट होम, सेफ रहिए, अपने घर वालों को भी सेफ रखिए बेटे। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।